स्वागत है आपका फिर से एक केमिस्ट्री के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 को रिवाइज करने वाले हैं। पार्ट 1 होगा वो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का पार्ट 1 होगा। इसका 2 पार्ट आने वाला है। आवर्त सारणी का पीरियोडिक टेबल का है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये लेक्चर ब्रह्मास्त्र बैच 2.0 का है और इस ये लेक्चर 29 मार्च 2024 को हुआ था। ठीक है, तो आइए पहले तो पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि तत्व एलिमेंट होता क्या है। कि एक ही प्रकार, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु के एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा निर्मित पदार्थ को तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व एलिमेंट किसको कहते हैं? एक मिनट यार। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, और बात करते हैं आवर्त सारणी में टोटल 118 एलिमेंट है, तत्व है। ठीक है, बात करते हैं कि किसी भी तत्व को लिखने का दो तरीका, एक तरीका ये होता है कि जैसे कि जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व है, उसको बीच में लिखते हैं और नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर में एटॉमिक मास लिखते हैं। तो C6 और ऊपर में 12 लिखने का मतलब है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 6 हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 हो गया और एटॉमिक मास 12 हो गया। ठीक है, इसका उल्टा नहीं लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। C12 और एटॉमिक नंबर ऊपर, एटॉमिक मास अगर नीचे लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर दिखाए हैं कि जैसे कि एक्स क्या हो गया, यहाँ पे एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया। ठीक है, और ऊपर में जो ए है, ऊपर में जो लिखते हैं वो ए होता है, माने परमाणु भार होता है, द्रव्यमान होता है। और नीचे में क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है कि आवर्त सारणी में वो एलिमेंट किस स्थान पे है उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लीजिए, ये है कार्बन को C6 और 12 होता है, माने कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 12 में से 6 गया तो 6। तो देखिए जेड क्या होता है? प्रोटॉन का संख्या। प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है तो ये 6 हो गया। ठीक है, और बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या की। बात करें तो जब हम एटॉमिक मास में से क्या कहते हैं, एटॉमिक मास में से क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या आ जाता है। माने एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन कर दें, ए माइनस पी कर दे तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है वो कि जो कि 6 होगा। उसी तरीके से देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है। तो देखिए यहाँ से जेड पी और ई तो 7 हो जाएगा, ए टोटल 14 हो गया और एन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। तो ए माइनस पी 14 माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16 होता है। तो देखिए जेड पी ई तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और एटॉमिक क्या बोलते हैं कि एटॉमिक मास 16 है। ठीक है, और 16 में से 8 जाएगा तो 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नोट का बात करें तो आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व, ठीक है, आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, वो कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या कि देखिए हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो जेड पी ई तो एक हो जाएगा एटॉमिक, और ए माने एटॉमिक मास 1 हो जाएगा। तो एटॉमिक मास में से क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, माने कि ए माइनस पी कर देंगे तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन का संख्या निकलेगा। तो 1 - 1 0 आता है। तो पूरे 118 एलिमेंट में से एकमात्र हाइड्रोजन है जिसका क्या बोलते हैं कि एटॉमिक न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ। देखिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें कि टोटल एलिमेंट को याद करना जरूरी नहीं है। 118 का 118 आपको याद रहे जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 20 तक का तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट, उसका सिंबल और उसका क्या एटॉमिक मास होता है वो पता होना चाहिए। मैंने क्या क्या पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, और सिंबल क्या है उसका, और एटॉमिक मास क्या है 1 से लेकर 20 तक का। तो आइए देख लेते हैं। 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन, सिंबल H होता है और एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर 2 पे आता है हीलियम। ठीक है, हीलियम सिंबल He होता है और क्या बोलते हैं एटॉमिक मास 4 होता है। तीसरे नंबर पे लिथियम आता है। ठीक है, लिथियम सिंबल होता है Li। और बात करते हैं कि एटॉमिक मास 7 होता है। बात करते हैं बेरिलियम का, चौथे नंबर पे आता है बेरिलियम। चौथे नंबर पे बेरिलियम आता है, सिंबल Be होता है, एटॉमिक मास 9 होता है। ठीक है, बोरोन 5 नंबर पे आता है, सिंबल B होता है, एटॉमिक मास 11 होता है। कार्बन 6 नंबर पे आता है, सिंबल C होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है और एटॉमिक मास 14 होता है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है और इसका बोलते हैं कि
सिंबल ओ होता है। और बात करते हैं कि एटॉमिक मास 16 होता है। आगे बात करते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का बात करें तो फ्लोरीन का क्या होता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और सिंबल एफ होता है। एटॉमिक मास 19 होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नियॉन का बात करते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, सिंबल एन ई होता है और एटॉमिक मास 20 होता है। आगे बात करते हैं कि सोडियम का, जिसको नेट्रियम भी कहा जाता है, Na। ठीक है, सिंबल Na होता है, 11 नंबर पे ही आता है और एटॉमिक मास 23 होता है। बात करते हैं मैग्नीशियम का, 12 नंबर पे आता है ये एटॉमिक नंबर पे। और बात करते हैं कि आवर्त सारणी में भी 12 नंबर पे आता है। बात करते हैं मैग्नीशियम का, सिंबल Mg होता है, एटॉमिक क्या बोलते हैं कि मास 24 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम 13 नंबर पे आता है, सिंबल Al होता है और एटॉमिक मास 27 होता है। सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का सिंबल Si होता है, ये 14 नंबर पे आता है और एटॉमिक मास 28 होता है। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? P होता है, ये 15 नंबर पे आता है और एटॉमिक मास 21 होता है। सल्फर का क्या होता है कि सल्फर, जिसको गंधक बोलते हैं, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर 16 होता है, सिंबल S होता है और एटॉमिक मास 32 होता है। ठीक है ना। क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन क्या होता है? 17 नंबर पे आता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि सिंबल Cl होता है और एटॉमिक मास 35.5 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्गन का बात करें तो सिंबल, नहीं, क्या बोलते हैं कि 18 नंबर पे आता है आर्गन। और बात करते हैं सिंबल Ar होता है और एटॉमिक मास 40 होता है। ठीक है, पोटे पोटेशियम, ठीक है, 19 नंबर पे आता है, सिंबल K होता है और एटॉमिक मास 39 होता है। कैल्शियम का क्या बात करते हैं कि कैल्शियम का बात करें तो ये 20 नंबर पे आता है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल पे और एटॉमिक नंबर भी इसका 20 होता है। ठीक, सिंबल Ca होता है और क्या बोलते हैं कि एटॉमिक मास 40 होता है। ठीक है, तो देखिए सीधी बात है कि 1 से लेकर 20 तक आपको सारे एलिमेंट और उसका सिंबल पता होना चाहिए। और एटॉमिक मास मोटा मोटी दोगुना के बराबर होता है। देखिए 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का थोड़ा एक आगे हो सकता है। ठीक है ना, एक आगे होगा, पीछे तो बिल्कुल नहीं होगा। डबल से या तो डबल होगा, डबल से एक ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए 3 दूना 6 एक 7 हो गया, 4 दूना 8 एक 9 हो गया, 5 दूना 10 एक 11 हो गया, 6 दूना 12, देखिए एकदम 12 हो गया। कार्बन का तो 6 दूना 12 डबल हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 8 दूना 16, देखिए 9 दूना 18 एक 19 हो गया। ठीक है ना, 10 दूना 20 हो गया। ठीक है, सोडियम का देखिएगा तो 11 दूना 22 एक 23 हो गया, एक जोड़ दीजिए, 12 दूना 24 हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम का तो सीधे डबल है। एल्युमिनियम का देखिए 13 दूना 26 एक 27 है। ठीक है ना, 14 दूना 28 है। देखिए सिलिकॉन का एकदम एग्जैक्ट डबल है। फास्फोरस का 15 दूना 30 एक 31 है। सल्फर का 16 दूना 32 एग्जैक्ट है। बात करते हैं क्लोरीन का 17 दूना 34 35.5 होता है। बहुत ही काम का है, ये बात याद करें। जो सर घेर दिए हैं उसको तो एकदम थोड़ा सा देखना है। ठीक है ना, आर्गन का 18 दूना कहते हैं 36 होता है ना, 40 हो गया इसका। ठीक है ना, थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, आर्गन का थोड़ा अलग है। ठीक है, बात करते हैं कि पोटेशियम का 19 दूना 38 39 हो गया, कैल्शियम का 20 दूना 40, देखिए हो गया ना। तो देखिए 40 पर 2 आता है, आर्गन आता है और कैल्शियम आता है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं समस्थानिक का बात करें जैसे कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। ठीक है, समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो। ठीक है, वो समस्थानिक होता है। और बात करते हैं जैसे कि हाइड्रोजन का बात करते हैं तो उसका समस्थानिक 3 होता है, बहुत ही फेमस है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम जिसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आगे बात करते हैं कि जैसे कि H11 हो गया, H12 या H13। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर का, नंबर ऑफ प्रोटॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और एटॉमिक मास का, और क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, तो देखिए तीनों ZPE माने कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक प्रोटियम का बात करें तो 111 होगा, एटॉमिक मास 1 ही होगा, देख रहे हैं। और क्या होता है न्यूट्रॉन का संख्या 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि ड्यूटेरियम का बात करें तो देखिए एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोटॉन का संख्या, ठीक है, प्रोटॉन का संख्या भी 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 2 हो जाएगा और न्यूट्रॉन का संख्या 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। आगे बात करते हैं कि ट्रिटियम का बात करें तो देखिए इसका में ZPE 1 हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास 3 हो जाएगा। ठीक है,
और न्यूट्रॉन का संख्या देखिए 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि इससे क्या पता चला समस्थानिक के बारे में, कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो और न्यूट्रॉन का संख्या भी अलग अलग हो तो क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है, आइसोटॉप कहलाता है। आगे बात करते हैं इसका। देखिए यहाँ पर डिफिनीसन दिया हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का परमाणु क्रमांक समान हो उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। बात करते हैं कि एक D2O के बारे में जानिए। D2O, H2O का मतलब होता है जल होता है, लेकिन D2O का मतलब होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O का मतलब होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको भारी जल कहा जाता है, हेवी वाटर कहा जाता है। यूज कहाँ पे होता है, परमाणु रिएक्टर में, भट्टी में मंदक के रूप में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि समभारिक का बात करें तो समभारिक क्या कहता है, जिसका एटॉमिक मास सेम हो। ठीक है, एटॉमिक मास सेम हो, बाकी चीज़ अलग हो, तो एटॉमिक जिसका एटॉमिक मास सेम होगा समभारिक कहलाएगा। जैसे कि कार्बन का देखिए, कार्बन का एक तो समभारिक क्या होता है, 6 और 14 हो गया। ठीक है ना का, ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक कहा जाता है। जैसे कार्बन का 6 और 14 और नाइट्रोजन का 7 और 14 होता है, मतलब कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 14। ठीक है, 12, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और क्या बोलते हैं कि एटॉमिक मास 14 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग Z, A और N निकालते हैं। Z माने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन का संख्या निकालते हैं। तो देखिए यहाँ तो Z 6 हो जाएगा कार्बन के केस में। ठीक है, और एटॉमिक मास 14 हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या 14 - 6 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन वाला में देखिएगा तो एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा, एटॉमिक मास 14 हो जाएगा और न्यूट्रॉन का संख्या 14 - 7 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि देखिए इस सब का आप देखिएगा तो एटॉमिक मास 14 है, माने कि एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन बाकी एटॉमिक नंबर बोल दीजिए या फिर न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होता है तो वो समभारिक कहलाता है। ठीक है, और सम न्यूट्रॉनिक का क्या मतलब होता है, जिसका वैसे 2 एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का संख्या बराबर होता है उसको क्या बोला जाता है, सम न्यूट्रॉनिक बोला जाता है। जैसे कि कार्बन का देखिए, कार्बन का 6 और 13 होता है, कार्बन का न्यूट्रॉन कार्बन होता है। ठीक है, वो उसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 13 होता है। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है। इसका निकालते हैं Z, A और N। तो Z निकालेंगे तो माने कि एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो 6 हो गया, एटॉमिक मास 13 हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या 13 - 6 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। उसी तरीके से नाइट्रोजन का बात करें, नाइट्रोजन के केस में बात करें तो देखिए इसमें एटॉमिक नंबर तो 7 हो जाएगा, एटॉमिक मास 14 हो जाएगा, लेकिन और न्यूट्रॉन का संख्या 14 - 7 7 हो गया। तो इसमें क्या पता चला दोनों केस में कि न्यूट्रॉन का संख्या सेम है, बाकी एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास अलग अलग है। ठीक है, तो इसको आइसोटोन कहा जाता है। ठीक है ना, आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन होता है कि जिसका सम न्यूट्रॉनिक को आइसोटोन कहा जाता है, जिसका न्यूट्रॉन का संख्या, ठीक है, जिसका न्यूट्रॉन का जिसमें 2 एलिमेंट के जिसमें कि न्यूट्रॉन का संख्या बराबर होता है आइसोटोन कहा जाता है। और आइसोबारिक किसको कहा जाता है, जिसका आइसोबेरिक कहा जाता है, जिसका एटॉमिक मास सेम हो। ठीक है ना, और उसको बोला जाता है आइसोटॉप किसको कहा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं NP मैंने न्यूट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होता है। ठीक है ना, अगर सेम हो गया समस्थानिक, अगर मान लीजिए कि अगर एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो समस्थानिक, अगर एटॉमिक मास सेम हुआ तो समभारिक, अगर क्या होता है न्यूट्रॉन का संख्या बराबर हुआ तो क्या होगा कि सम न्यूट्रॉनिक, या फिर क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है आइसोटोन कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नोट में सर लिखवाए हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था। कौन दिया था, लेवोजियर दिया था। ठीक है, और बात करते हैं कि जैसे कि देखिए जब H2O कैसे बनता है तो 2H2 प्लस O2 मिलता है तो 2H2O बनता है। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है और 2 मॉलिक्यूल है तो 2 तो 4 हो गया। और ऑक्सीजन O2 तो देखिए एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 32, तो 32 और 4 36 हो गया। उसी तरीके से इससे प्रोडक्ट में क्या बना, 2H2 और O2 को मिलाने से 2H2O बनाना, तो 2H2O का देखिए क्या बोलते हैं कितना होता है द्रव्यमान, तो देखिए तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना हो गया एटॉमिक मास 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल है, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 2 18 18 दूना 36, तो टोटल 36 हो गया। ठीक है, इधर भी 36 आया। और माने कि क्या बोलते हैं इसको अभिकारक का भी क्या बोलते हैं द्रव्यमान 36 आया, और जो अभिक्रिया के बाद प्रोडक्ट बना है, ठीक है ना, उसका भी 36 आया। तो इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, जो कि लेवोजियर दिए थे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन के मिलाने से बनता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुना 2 कर देंगे तो 32 और 12 44 हो गया। और
CO2 का बात करें तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन का तो 2 से गुना कर देंगे तो 12 12 + 2 × 16 तो कितना होगा 44, तो 44 हो गया ना। अब हम लोग पढ़ते हैं आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो समान गुणों वाले तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में सजाने से निर्मित सारणी, ठीक है। समान गुणों वाले तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में सजाने से निर्मित सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। सबसे पहले इस पे प्रयास मेंडलीफ ने किया था, जो कि एक माइलस्टोन सेट हुआ था किसके द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा हुआ था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी को 1869 में बनाया गया था मेंडलीफ के द्वारा, 1869 में, ठीक है। 1869 में सर्वप्रथम आवर्त सारणी को मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था। इसका आधार, ठीक है, मेंडलीफ को सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाए थे कब, 1869 में। और इसका आधार क्या था, परमाणु भार था, एटॉमिक मास था। बात करते हैं कि इसमें क्या था कि सारे के सारे एलिमेंट को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ग्रुप में बांट दिया गया था। देखिए माने कि पीरियड जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको पीरियड कहा जाता है, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको पीरियड कहा जाता है, आवर्त जिसको हिंदी में कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर माने कि ये होता है उसको वर्ग कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो मेंडलीफ के द्वारा 9 वर्ग माने 9 ग्रुप में और 7 पीरियड में 7 आवर्त में बांटा गया था, 9 और 7 में, ठीक है ना। और बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सर कन्फ्यूजन क्लियर किए हैं कि 19वीं सदी का क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। 19वीं सदी का मतलब होता है 1801 से लेकर 1899 के बीच में। 20वीं सदी का मतलब होता है कि 20वीं सदी का मतलब होता है 1901 से लेकर 1900 से लेकर 1999 के बीच में। 21वीं सदी का मतलब होता है कि 2000 से लेकर 2099 तक 21वीं सदी अभी चल रहा है, ठीक है ना, ये मतलब होता है, ठीक है। तो छोड़िए उसको बात करते हैं कि मेंडलीफ सर्वप्रथम 1869 में क्या बोलते हैं कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी तैयार किए थे, जिसमें कि उसका आधार क्या था, परमाणु भार था, ठीक है, एटॉमिक मास था। इसमें क्या होता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तरीके से क्या होता है सारे एलिमेंट को व्यवस्थित किए थे, ठीक है। उसमें 9 जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको पीरियड कहा जाता है, जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल होता है उसका आवर्त क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये वर्ग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो टोटल 9 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा गया था पूरे एलिमेंट को। बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बन दिया था, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के देने वाले कौन थे, मोजले 1913 में। तो वो तो 1869 में दिए थे, 1869 है ना, 1869, और ये 1913 में मोजले ने दिया था, ठीक। इसका आधार था परमाणु क्रमांक, क्या था, परमाणु क्रमांक था। और बात करें इसमें 7 आवर्त, ठीक है, आवर्त तो सेम ही है, नहीं 9 आवर्त भी, हाँ आवर्त सेम है 7, लेकिन क्या है कि ग्रुप पहले कितना था, ग्रुप था पहले 9, अभी उसका डबल, ठीक है ना, दूना 18 हो गया, ठीक है ना। तो पीरियड तो साथ ही रखे, लेकिन वर्ग को डबल कर दिया 18। ये देखिए मोजले का फाइनल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, ये यहाँ पे है। इसमें देख लीजिए जो टोटल लेटा हुआ रेखा है माने कि क्षैतिज है, टोटल 7 है, इसको पीरियड बोला जाता है। और जो हॉरिजेंटल है, जो वर्टिकल है जिसको ऊर्ध्वाधर है, वो टोटल कितना है, तो 1 2 3 से लेकर 18 तक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल 18 ग्रुप हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं नोट में बात करें तो देखिए यहाँ नोट पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देखिए LA जहाँ लिखा हुआ है 57 के बाद देखिए दो नीचे क्या बोलते हैं कि पीरियड है, 2 नीचे पीरियड है जिसका कोई नाम नहीं है। तो क्या है कि LA 57 से लेके, ठीक है, 57 से लेके क्या कहते हैं कि 57 से 6 आवर्त में, माने कि जो 6 पीरियड है, 6ठे नंबर का पीरियड है, उसमें क्या है परमाणु क्रमांक 57 पर लेंथेनम है, क्या है, लेंथेनम है, ठीक है। 6ठे आवर्त में परमाणु क्रमांक 57 पर लेंथेनम तत्व है। और इसके बाद से के 14 तत्व माने कि 58 से लेकर 71 तक लेंथेनम के समान ही व्यवहार करता है। इसीलिए 58 से 71 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग से प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें लेंथेनाइड कहते हैं, ठीक है ना, इसे लेंथेनाइड कहते हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि लेंथेनाइड कहते हैं और लेंथेनाइड, ठीक है, तो ये आवर्त 6 का हिस्सा है, ठीक है। लेंथेनाइड क्या है, आवर्त 6 का हिस्सा है। तो इसमें 58 से लेकर 71 तक के 14 तत्व आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि दूसरा बात कि इसी प्रकार क्या होता है कि 7वें आवर्त में, देखिए 7वें आवर्त में बात करें 89 परमाणु क्रमांक वाले एक्टिनम को, देखिए एक्टिनम दिखाते हैं आपको, एक्टिनम 7वें, पहले तो 7वें अथी में जाइए, क्या बोलते हैं, 7वें
सातवें पीरियड में जाइए और देखिए 89 पे क्या लिख रहा है, जहाँ लेंथेनाइट था 57 में, उसी नीचे में एक्टिनाइट है 89 पे, ठीक है। तो वहाँ से क्या बात करते हैं कि इसी प्रकार सातवें आवर्त में 89 परमाणु क्रमांक वाले एक्टिनम तत्व के बाद से 14 तत्व 90 से 103 तक आवर्त सारणी के नीचे एक्टिनाइट के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो एक्टिनाइट क्या है, आवर्त पीरियड 7 का क्या कहते हैं कि ये एलिमेंट है, ठीक है। इसी के बाद बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, आगे बात करते हैं आवर्त का पीरियड का बात करें तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, माने कि पहला ग्रुप में और 18वें ग्रुप में, जो पहला ग्रुप होता है और 18वें ग्रुप का देखिए, पहला ग्रुप में कौन है, तो हेलेना की रब से फरियाद, ऐसे याद ट्रिक करेंगे। हेलेना तो हे से हो गया हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ने से हो गया सोडियम, की तो के से हो गया पोटेशियम, रब से रुबिडियम हो गया, रब से हो गया सीजियम, फरियाद का मतलब हो गया फ्रांसियम, ठीक है। तो क्या होगा, पहले ग्रुप में क्या है कि कौन कौन सा एलिमेंट आता है, तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम हो गया। ट्रिक क्या होता है इसका, हेलेना ने की रब से फरियाद। लास्ट में क्या होता है, जो 18वां एलिमेंट है, 18वें ग्रुप का एलिमेंट है, वो इनर्ट गैस का होता है, जिसको अक्रिय गैस या फिर नोबेल गैस कहा जाता है। इसका ट्रिक ये होता है कि हरवजन नेहरा अगर कर 0 रन, माने हरवजन माने हीलियम, नेहरा नियॉन, ठीक है। अगर कर माने आर्गन, अगर कर माने हो गया क्रिप्टन, 0 माने जिनॉन, रन माने होगा रेडॉन, ठीक है। माने कि ऐसे तो सीधे याद हो जाता है, ये हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, ठीक है। ये सब इनर्ट गैस है। एक लास्ट में आता है ओजी, ठीक है, एक ओजी आता है, थोड़ा सा याद रखिए कि 18वें एलिमेंट 118वें स्थान पर ओजी आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन ओजी आता है, वो थोड़ा ध्यान रख लीजिए। आगे बात करते हैं नोट में बात करें, अगर नोट में बात करें तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु होता है, ठीक है ना। आवर्त सारणी के पहले तत्व माने कि जो पहला ग्रुप होता है ना, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्या होता है, क्षारीय धातु होता है, ठीक है ना, अल्कलाइन मेटल होता है। अपवाद में कौन है, अपवाद में कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। क्या होता है कि अपवाद में कौन हो गया, हाइड्रोजन एक क्षारीय मेटल नहीं है। दूसरा बात करते हैं आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस होता है, ठीक है, इनर्ट गैस। 18वें ग्रुप में सारे का सारा क्या है कि इनर्ट गैस आ गया। आगे बात करते हैं आवर्त सारणी का नवीनतम तत्व 118वें परमाणु क्रमांक पर क्या होता है, ओजी जो बोले थे ना, उसको ऑर्गेनेशन बोला जाता है। क्या, ऑर्गेनेशन ओजी, ठीक है। 18वें ग्रुप का 118वां एलिमेंट है ना, सबसे पीरियोडिक टेबल का 118वां एलिमेंट, उसको ऑर्गेनेशन कहा जाता है। कई बार पूछ सकता है कि 118वें नंबर पर कौन है, तो ऑर्गेनेशन है, ओजी सिंबल होता है इसका। आगे बात करते हैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, ठीक है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ऊपर से नीचे जाने में कैसे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल लिए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या होता है, 2 8 18 में बांटे तो क्या होता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक क्या होता है इसका और एक ही ऑर्बिट होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। और बात करें कि लिथियम का बात करें तो लिथियम में क्या होता है, 2 और 1 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और लास्ट के आउटर ऑर्बिट में 1 होगा। बात करते हैं सोडियम का, इसमें 11 होता है, 2 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो पहले ऑर्बिट में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8 और तीसरे में और आउटर मोस्ट में 1 होगा। उसी तरीके से पोटेशियम में बात करें, पोटेशियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो 2 8 8 1 2 8 8 1। तो देखिए पहले ऑर्बिट में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कोष की संख्या देखिएगा तो क्या होगा कि पहला में 1 ऑर्बिट है, दूसरा में 2 ऑर्बिट हो गया, तीसरा में 3 माने कि हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिट है, लिथियम में 2 ऑर्बिट हो गया, सोडियम में 3 ऑर्बिट, और बात करते हैं कि पोटेशियम में 4 ऑर्बिट है। मतलब कि क्या पता चला इससे कि जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो कोष की संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। तो देखिए क्या बोलते हैं कि तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में
ऊपर से नीचे जाने में क्या होगा, कोष की संख्या बढ़ेगा। जब कोष की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु आकार का साइज बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या माने कि एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, क्या कि देखिए आउटर जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। आगे बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता का बात करें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बात करें तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है, ठीक है। तो हम जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि रेडियस से इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता माने कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति घटेगा, ठीक है। काहे कि कोष की संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा कि आकर्षण बल घटेगा, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगा, ठीक है। तो नाभिक के द्वारा अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तीसरे पॉइंट पर बात करें आयनन क्षमता का बात करें, आयोनाइजेशन कैपेसिटी का बात बोले या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करें, तो ये क्या होता है, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना थी, माने कि उस एटम से बाहर निकालना आयनन क्षमता कहलाता है। आयनन क्षमता क्या होता है कि अंतिम कक्षा में उपस्थिथ इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर, ठीक है ना, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं कि आयनन क्षमता बोलते हैं। तो देखिए तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कोष की संख्या बढ़ेगा, क्या होगा, कोष की संख्या माने कि ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन में नाभिक की दूरी बढ़ेगा, आकर्षण बल घटेगा, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा कम लगेगा, आयनन क्षमता घटेगा, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतना ही आयनन क्षमता उसका कम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नाभिक के बाहर पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। नाभिक कोई भी न्यूक्लियस होता है ना, उसके सेंटर में नाभिक के बाहर पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और पहली कक्षा के बाद प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी एटम अगर स्टेबल होना है तो देखिए पहले में तो 2, ठीक है, उसके बाद बाकी में सब 8 है, तो वो स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।